नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार अनुराग एक बार फिर आप लोगों के सामने आ गया हूँ इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन आंसर सेशन को लेकर। अब तक हम 5 सेशंस कर चुके हैं और आज ये छठा सेशन है हमारे क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का। इस क्वेश्चन आंसर डिस्कशन को शुरू करने से पहले मैं आप सभी बंधुओं को जो कि अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और देख रहे हैं या फिर जो हमें बाद में सुनेंगे या देखेंगे, उन सभी को मैं तहे दिल से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक बधाई देता हूं। ठीक है, चलिए अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू करने जा रहा हूं और इस सेशन में मैं एक एक करके एनवायरमेंट इकोलॉजी के जो प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं पीछे, उनको मैं लेकर आया हूं सामने, तो उनको एक बार डिस्कस करेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न जो आपको अपने सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसमें आप देखेंगे, इसमें लिखा गया है द बायोमास अवेलेबल फॉर कंजम्पशन बाय द हर्बीवोर्स इज कॉल्ड। शाकाहारियों के उपभोग के लिए उपलब्ध जैव भार को क्या कहा जाता है। यहाँ ऑप्शंस जो दिए गए हैं उसको थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे। ऑप्शन ए दिया गया है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, ऑप्शन बी दिया गया है नेट प्राइमरी प्रोडक्शन, ऑप्शन सी है सेकेंडरी प्रोडक्शन और ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव, है ना। यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादन, निवल प्राथमिक उत्पादन, द्वितीयक उत्पादन और इनमें से कोई नहीं। ये 4 ऑप्शंस हैं आपके पास। अब इन 4 में देखिए, एक ऑप्शन तो ऐसा है जब ऊपर के 3 में से कोई नहीं होंगे तभी आप चौथा ऑप्शन कर सकते हैं, लेकिन बाकी 3 के बारे में आपको ये स्पष्ट होना चाहिए कि ये चीज़ें हैं क्या। अब मैं एक एक करके ज़रा बता दूं, आपको इसका आंसर पता चल जाएगा। पहले ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन देखते हैं। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्लांट्स जितना भी इनऑर्गेनिक मटेरियल ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट करते हैं थ्रू फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा पौधे जो अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में परिवर्तित करते हैं, तो जितना कार्बनिक पदार्थ वो बनाते हैं प्लस जितनी एनर्जी जो कि वो अलग अलग तरीके की शारीरिक क्रियाओं में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, ट्रांसपिरेशन हो गया, इस तरीके की शारीरिक क्रियाओं में जितनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, इन सबको ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इसको हम बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्शन, यानी कि सकल प्राथमिक उत्पादन। यानी सकल प्राथमिक उत्पादन का सीधा सीधा संबंध जो है वो पौधों से है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे ट्रॉफिक लेवल यानी पोषण के स्तर पर पहला जो स्तर है उससे है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप उसको देख सकते हैं। ठीक, दूसरा जो है आपके सामने नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्शन को देखने के लिए, समझने के लिए हम कुछ ऐसे कह सकते हैं कि पौधों ने जितना भी भोजन बनाया, जितना ऑर्गेनिक मैटर बनाया, उस ऑर्गेनिक मैटर का कुछ भाग तो उन्होंने खुद यूटिलाइज़ कर लिया, उसके एनर्जी को खुद ही उसका कंजम्पशन कर लिया, उपभोग कर लिया, लेकिन जो बाकी की एनर्जी है, जो बाकी की ऊर्जा है और जो भोजन है, वो उन्होंने किसी रूप में संचित कर रखा है अपने अंदर। इस संचित भोजन का जो कि अब उनके पोषण के स्तर से ऊपर वाले स्तर यानी शाकाहारी इस्तेमाल करेंगे, तो उस संचित भोजन को ही हम कहेंगे कि ये निवल प्राथमिक उत्पादन है या फिर नेट प्राइमरी प्रोडक्शन है। तो आपको ध्यान रखना है कि नेट प्राइमरी प्रोडक्शन ही वो प्रोडक्शन है पौधों का जो कि हर्बीवोर यानी उनसे एक स्तर ऊपर जो जीव हैं वो यूटिलाइज़ करते हैं, उनके लिए वो उपलब्ध होता है। तो इसकी व्याख्या के साथ ही हमें पता चलता है कि ऑप्शन बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि जो सेकेंडरी प्रोडक्शन है वो अब जितना भोजन संचित रह जाएगा शाकाहारियों में, जिसको कि मांसाहारी इस्तेमाल करेंगे, वो हो जाएगा सेकेंडरी प्रोडक्शन। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बी, नेट प्राइमरी प्रोडक्शन। ठीक है, चलिए अब आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा अमेंसिलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 स्पीशीज वेयर, यानी कि अमेंसिलिज्म 2 प्रजातियों के बीच एक प्रकार का सह संबंध है, जिसमें क्या होता है। इस तरीके के सह संबंध में हम लोगों ने कई तरीके के सह संबंधों के बारे में चर्चा की है अपनी क्लास में। अगर क्लास से जो लोग जुड़े हुए होंगे उनको पता होगा कि अलग अलग प्रकार के बायोटिक रिलेशनशिप होते हैं, है ना, जैव संबंध होते हैं, और उन जैव संबंधों को हम अलग अलग नाम देते हैं उनके गुणों के आधार पर, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर। अमेंसिलिज्म भी उन सह संबंधों में से एक है, और आप सब लोगों को ये पता होना चाहिए कि जो अमेंसिलिज्म है
ये किस प्रकार का संबंध है? ये एक ऐसा संबंध है जिसमें एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरी प्रजाति जो है वो अप्रभावित रहता है, यानी उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ना ही उससे कोई नुकसान होता है, ना ही उससे कोई लाभ होता है। इस प्रकार के सहसंबंध को हम एवेंसिलिज्म बोलते हैं, जो कि आपके बी ऑप्शन में दिया हुआ है। एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरा अप्रभावित रहता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपसे बताना चाहूँगा कि ए और सी में भी आपके पास जो है वो दिया हुआ है और डी में भी जो दिया हुआ है उसको भी हम समझते हैं कि ये किस प्रकार के संबंध है, क्योंकि इस एक प्रश्न से आपके 4 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे या 5 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो एक एक करके हम बात करें जरा। देखिए, ए में कहा गया है कि वन स्पीशीज इज हार्म्ड एंड द अदर इज बेनिफिटेड। ए में कहा गया कि एक प्रजाति को नुकसान होता है और दूसरे को लाभ होता है। इस प्रकार का जो रिलेशनशिप है वो 2 तरीके से हम बताते हैं, या तो बताते हैं इसको पैरासिटिज्म यानी परजीविता, या फिर बताते हैं प्रीडेशन यानी भक्षता। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक होस्ट प्रजाति होती है, एक पोषक प्रजाति होती है, और इस पोषक प्रजाति का काम होता है कि वो दूसरी प्रजाति के जीव को अपने अंदर आश्रय देता है और साथ के साथ उसे भोजन भी प्रदान करता है। तो जो दूसरी प्रजाति उसको लाभ हो गया। अब बदले में जो दूसरी प्रजाति है जिसको हम परजीवी कहेंगे, जिसको हम पैरासाइट बोलेंगे, वो क्या करेगा, वो अपने पोषक प्रजाति यानी कि अपने होस्ट स्पीशीज़ को नुकसान पहुंचाएगा, उसे किसी तरीके की बीमारी देकर या उसके भोजन को पूरी तरीके से प्राप्त करके। तो इस तरीके के जो संबंध है उसमें आप देख रहे हैं एक स्पीशीज़ को हार्म हो रहा है, दूसरे को बेनिफिट हो रहा है, तो इसको हम परजीविता भी कह सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं भक्षता। भक्षता का मतलब क्या हुआ, एक स्पीशीज़ दूसरे पर आक्रमण करके उसको खा जा रहा है, तो जिसको खाया उसका नुकसान हो गया, जिसने खाया उसे फ़ायदा हो गया। तो इस तरीके से इसे हम भक्षता या प्रीडेशन भी कह सकते हैं। तो पहले में तो आप पैरासिटिज्म या प्रीडेशन की बात कर सकते हैं, दूसरा मैंने बता दिया एमेंसिलिज्म। तीसरा देखते हैं, वन स्पीशीज इज बेनिफिटेड एंड अदर इज अनएफेक्टेड, यानी कि एक प्रजाति को लाभ हो रहा है और दूसरा जो है वो अप्रभावित रह रहा है। ऐसा जो रिलेशनशिप है इसको बोलते हैं हम कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में क्या होता है कि एक प्रजाति, जैसे मान लिया कि गाय भैंस वगैरह हैं और गाय भैंस ने गोबर किया। अब क्या हुआ कि उनके द्वारा दिए गए गोबर में बीटल्स जो है वो पनप गए, यानी कि जो छोटे छोटे कीट होते हैं वो पनप गए, उनको वहाँ पर भोजन मिल गया है, उनके लिए वो फ़ायदेमंद चीज़ हो गई। तो यानी बीटल्स को फ़ायदा हो रहा है, और जो गाय भैंस है जिन्होंने गोबर किया है उनको बीटल्स से कोई लेना देना नहीं है। वो बीटल्स के इस तरीके के काम से नहीं कोई उनको फ़ायदा हो रहा है, ना ही नुकसान हो रहा है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक प्रजाति अप्रभावित रह जाती। तो मैंने क्या बताया, इस तरीके के सहसंबंध को हम बोलेंगे कमेंसलिज्म। तो सी आप कह सकते हैं कि जो दिया गया स्टेटमेंट, इसके लिए आपका अगर प्रश्न पूछा गया होता तो ये तब सही होता जब प्रश्न में कमेंसलिज्म होता है। ठीक है। डी में पूछा गया बोथ द स्पीशीज आर हार्म्ड, यानी दोनों ही प्रजातियों को नुकसान होता है। अब ये कौन सा सहसंबंध है जिसमें दोनों प्रजातियों को नुकसान होगा, तो इसमें आप बोलेंगे कॉम्पिटिशन, प्रतिस्पर्धा। प्रतिस्पर्धा में क्या होगा कि एक प्रजाति दूसरे को रोकने का काम करती है, दूसरी वाली पहले को रोकने का काम करती है ना। तो जब दोनों प्रजातियों के जीव एक दूसरे को रोकने का काम करें, उनको हार्म पहुंचाएं, दोनों को नुकसान हो, तब आप बोलेंगे ये कॉम्पिटिशन है, ये प्रतिस्पर्धा है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है एमेंसिलिज्म में हम कहेंगे एक स्पीशीज को हार्म हो रहा है, दूसरा अनअफेक्टेड रह रहा है। ठीक है। आइए प्रश्न संख्या 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ हाई डेंसिटी ऑफ टाइगर पॉपुलेशन इन एन एरिया कैन रिजल्ट इन, किसी क्षेत्र में बाघों की संख्या के उच्च घनत्व के परिणाम स्वरूप क्या हो सकता है। अब आप देखें किसी जगह पर एक स्पीशीज के जो जीव हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में बढ़ जाए, क्या होगा। शुरुआती दौर में तो उस स्पीशीज या उस प्रजाति के जो जीव हैं वो जो भोजन प्राप्त कर रहे हैं, वो भोजन जितना उपलब्ध है सबसे पहले तो उसका भक्षण करने का काम करेंगे, और उसके बाद अब जो बच जाएगा शेष के लिए उनके बीच प्रतिस्पर्धा हो जाएगी, उनके बीच कंपटीशन हो जाएगी। नहीं, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे एक विशेष प्रकार की परीक्षा में, है ना, विशेष प्रकार की परीक्षा में आप कह लें कि बहुत सारे प्रतियोगी
जो है वो जाकर परीक्षा दे रहे हैं। उनमें उनके बीच कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है। प्रतिस्पर्धियों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, प्रतिस्पर्धा उतनी कड़ी होगी। ठीक है, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि एक ही प्रकार के लोगों की संख्या अगर ज़्यादा हो जाए किसी काम के लिए, तो आप बोलेंगे उनके बीच प्रतिस्पर्धा आ जाएगी, उनके बीच कंपटीशन हो जाएगा। जब प्रजाति के अंदर होती है प्रतिस्पर्धा, तो इसको बोलते हैं हम इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन या अंतरा प्रजाति प्रतिस्पर्धा। क्योंकि प्रेडेशन आपको अभी पीछे बताया कि भक्षण तो एक दूसरे का भक्षण नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऐसा संभव नहीं है ना, नेचुरली। जहाँ तक सहोपकारिता या म्यूचुअलिज्म की बात है, ऐसा भी नहीं होता कि एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, उनको बेनिफिट कर रहे हैं या उनको लाभ पहुँचा रहे हैं, तो वो भी नहीं होगा। तीसरा जो है वो इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन है, तो ये सही होगा। क्यों सही होगा? क्योंकि एक स्पीशीज यानी एक ही प्रजाति के जीवों की संख्या बढ़ रही है, तो उनके बीच आपस में ही प्रतिस्पर्धा हो जाएगी। इंटर स्पीशीज कंपटीशन का मतलब होता है कि दो अलग अलग प्रजातियों के जीवों के बीच कंपटीशन हो रहा हो किसी एक चीज़ के लिए। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि प्रजाति एक ही है, टाइगर की प्रजाति है जिसकी संख्या बढ़ रही है, इसलिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? अंतरा प्रजाति प्रतिस्पर्धा या इंट्रा स्पीशीज कंपटीशन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज रिलेटेड टू द इम्पैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑन बायोटिक एंड एबायोटिक। ये एबायोटिक जो है ये एक साथ है, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इट्स इकोसिस्टम। किसी पारितंत्र के जैविक एवं अजैविक घटकों पर किसी जीव के प्रभाव का संबंध निम्नलिखित में से किस शब्दावली से है? अब यहाँ पर देखना है कि एक पारितंत्र में जितने भी जैविक और अजैविक घटक हैं, उन पर किसी जीव का प्रभाव अगर पड़ना शुरू हो तो ये क्या कहा जाएगा? देखिए, यहाँ पर जो आपसे बताया जा रहा है उसमें आप ध्यान से देखें, जो ऑप्शन है आपके पास, एक तो है इकोटोन। देखिए, जब भी आप इकोटोन जैसे शब्द को देखें तो ध्यान रखेंगे ट्रांजिशन जोन, ध्यान रखेंगे जोन ऑफ जंक्शन, यानी दो इकोसिस्टम के बीच जो संक्रमण क्षेत्र होगा, जो ट्रांजिशन जोन होगा, उसको इकोटोन बोलते हैं। तो ए ऑप्शन तो आपका बिल्कुल नहीं है। बी ऑप्शन कह रहा है इकोलॉजिकल निक या फिर पारिस्थितिक निकेत। ये क्या है? तो एक्चुअल में क्या है कि किसी भी स्पीशीज, किसी भी प्रजाति के लिए जो निकेत होता है वो उस प्रजाति के, उस पारितंत्र के अंदर जो भी विशेष उसके भोजन की स्थिति या उसके आवास की स्थिति है ना, या उसके फंक्शनल जो रोल होते हैं, उसकी जो क्रियाकलाप होते हैं, उसको ही हम उसका निकेत कहते हैं, जिससे कि जो प्रजाति है वो अपने आप एक फेवरेबल कंडीशन, एक अनुकूल परिस्थिति का अनुभव करता है। तो अगर हम बोलते हैं कि किसी जीव का प्रभाव जो है वो वहाँ के जैविक और अजैविक घटकों पर पड़ता है, तो ये चीज़ बेसिकली उसके निक यानी उसके निकेत को सूचित करता है कि भाई उस जीव का प्रभाव इन इन चीज़ों पर, इन इन अजैविक घटकों पर पड़ेगा या इन इन जीवों पर पड़ेगा, क्योंकि वो जीव हो सकता है उसके भोजन हो, और वो जो अजैविक घटक हैं उसकी वजह से वो उसी तरीके के स्थिति में रह पाता हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा बी, यानी कि पारिस्थितिक निकेत या इकोलॉजिकल निक। जहाँ तक सवाल है इकोक्लाइन का, तो इकोक्लाइन क्या होता है? ये वेरिएशन होता है ना, जो भी जैसे टेम्परेचर हो गया या केमिकल सब्सटेंसेस हो गए, तो किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी अजैविक घटक है उनका जो वेरिएशन दिखाई देगा उसको हम बोलते हैं इकोक्लाइन। उसकी वजह से कोई स्पीशीज जो है वो प्रभावित होता है ना, कोई प्रजाति प्रभावित होती है, तो उसको इकोक्लाइन बोलते हैं। ट्रॉफिक लेवल तो आप सामान्य तौर पर समझते हैं कि जब भी हम किसी खाद्य श्रृंखला में या किसी फूड चेन में जब हम बात करते हैं एक एक स्तर की, तो उसको हम हर एक को पोषण स्तर बोलते हैं। तो पोषण स्तर पर आप कहते हैं कि वो तो दो जीवों के बीच का संबंध है, जिसमें एक जीव दूसरे के लिए भोजन प्रदान कर रहा है या दूसरा जीव पहले वाले को भोजन बना रहा है।
तो वहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट की कोई चर्चा नहीं की जा रही है, इसलिए डी ऑप्शन भी नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या बताया मैंने? बी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपसे पूछा गया अ ट्रांजिशन जोन और अ रीजन सेपरेटिंग टू बायोम्स इज नोन एज। अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, तो यहाँ से सही आंसर ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, इकोटोन, है ना। वहाँ पर जो चीज़ें थी उन्हीं में से शफल करके यहाँ पर ऑप्शन बना दिए गए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है इकोटोन। यही ट्रांजिशन जोन होता है या संक्रमण क्षेत्र होता है। अब ये देखते हैं छठा क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन्स द फिनोमेनन ऑफ एंटीबायोसिस। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एंटीबायोसिस की सबसे अच्छी व्याख्या है। आपको मैं बताऊं, एंटीबायोसिस, यहाँ पर एंटी एक टर्म है यानी विरोध करना, और बायोसिस का मतलब हो गया कि जीव, है ना। तो जब एक जीव अपने शरीर से कुछ ऐसे खास तरीके के श्राव करता है जिस श्राव से कोई दूसरा जीव उसके नज़दीक नहीं आ पाता या उसको नुकसान नहीं पहुंचा पाता, या दूसरे जीव के लिए उस पहले जीव के शरीर से होने वाला श्राव हार्मफुल है, नुकसानदायक है, तो ये जो प्रक्रिया है इसको हम बोलते हैं एंटीबायोसिस, है ना, यानी एक जीव का विरोध करने की प्रक्रिया। तो इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है सी, प्रोडक्शन ऑफ सिक्रीशन बाय एन ऑर्गेनिज्म विच इज़ हार्मफुल टू अदर ऑर्गेनिज्म, यानी किसी एक जीव से होने वाला श्राव जो दूसरे जीव के लिए हानिकारक है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एंटीबायोसिस। तो इस क्वेश्चन का आप स्पष्ट आंसर जान पाएंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स होम्योस्टेसिस। हिंदी में पढ़ लेते हैं इस प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन होम्योस्टेसिस की सही व्याख्या है। अब होम्योस्टेसिस के बारे में आप सीधा सीधा जानो, क्या होता है कि जब एक जीव ऐसा है जो जिसके शरीर के अंदर का जो आंतरिक पर्यावरण है, आंतरिक पर्यावरण का मतलब उसके शरीर में जो आंतरिक परिस्थितियाँ हैं, उसके शरीर में जो अंग अंदर है वो किस तरीके से और किस कंडीशन में, किस स्थिति में कार्यशील हैं, फंक्शनल हैं। अगर ये फंक्शनैलिटी उसके शरीर के अंदर की जो आंतरिक स्थिति है वो बाहर के वातावरण में आने वाले चेंज से, आने वाले अंतर से प्रभावित ना हो रहे हों, तो उनके उस जीव के उस गुण को हम बोलते हैं होम्योस्टेसिस। यानी कि जब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी जीव का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या एक्सटर्नल कंडीशन में चेंजेस के बावजूद भी स्टेबल रहे, तो उसको हम बोलते हैं जीव का होम्योस्टेसिस। इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही आंसर है वो होगा बी, जिसमें कहा गया है इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म मेंटेन्स अ स्टेबल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल कंडीशंस। यानी कि हिंदी में मैं पढ़ देता हूँ, बी ऑप्शन में, यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक जीव बाहरी परिस्थितियों में परिवर्तन के बावजूद भी आंतरिक परिस्थितियों को स्थिर बनाए रखता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या? होम्योस्टेसिस। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8th क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन इंडिकेटर स्पीशीज। निम्नलिखित में से कौन संकेतक प्रजाति की सबसे अच्छी व्याख्या है। अब संकेतक प्रजाति क्या है, इसको आप कुछ ऐसे अपनी भाषा में अगर समझना चाहें तो आप ये कह सकते हैं, जैसे आप किसी ऐसे आप सपोज़ कि आप पोल्ट्री फार्म में चले गए, है ना, आपका आंख बंद करके पोल्ट्री फार्म में ले जाया गया। जैसे ही आप पोल्ट्री फार्म में पहुँचे, आपको ये महसूस हो गया, आपको पहले से ये नहीं बताया गया कि आपको पोल्ट्री फार्म में ले जाया जा रहा है, लेकिन आप जैसे ही वहाँ पहुँचे आपने कुछ सुना और सुनने के बाद आपने ये पहचान लिया कि ये पोल्ट्री फार्म में हम पहुँच गए, या कुछ ऐसी स्मेल आई जिससे आपको पता चला कि आप पोल्ट्री फार्म में पहुँच गए। स्मेल कहाँ से आई? आपने कहा कि जो चिकन या जो हैन या कॉक हैं, है ना, उनकी जो बीट है उसकी जो स्मेल है उससे आपको पता चला ऐसा, या फिर जो उनकी चहचहाट है, उनकी जो आवाज़ है उससे आपको पता चला कि आप पहुंच गए। तो वास्तविकता में क्या है कि किसी इकोसिस्टम
कि विशेषता अगर कोई स्पीशीज बन जाए तो उस स्पीशीज को हम इंडिकेटर स्पीशीज कहेंगे, उसको हम संकेतक प्रजाति कहेंगे। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? It is a species whose presence, absence or abundance reflects specific environmental condition। यानी कि यह एक प्रजाति है जिसकी उपस्थिति, अनुपस्थिति अथवा अधिकता किसी विशेष पर्यावरणीय परिस्थिति को प्रतिबिंबित करता है, यानी किसी विशेष पर्यावरणीय परिस्थिति को दिखाता है। तो इसको हम बोलते हैं, उस प्रजाति को हम बोलेंगे कि वो इंडिकेटर स्पीशीज है या फिर संकेतक प्रजाति है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पूछ रहा है आपसे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन पारितंत्र की सबसे अच्छी व्याख्या है। अब इस प्रश्न को आपने पहले भी किया हुआ है, जो हमने सेशंस किए थे वहाँ पर भी अलग अलग रूप में ये पूछा गया है, बट पूछा गया। इकोसिस्टम क्या है, इसके लिए हम जो रूट या जो कीवर्ड याद रखते हैं वो ये याद रखते हैं कि भाई एक जीव है, एक स्पीशीज़ है, उसकी एक कम्युनिटी है और वो अपने आसपास के जितने भी जैविक और अजैविक घटक हैं उनके साथ जो रेसिप्रोकल रिलेशनशिप या अन्योन्याश्रय संबंध स्थापित करता है, उस सिस्टम को, वो जो सिस्टम एक बनता है, एक जो तंत्र स्थापित होता है, उसे ही हम इकोसिस्टम या पारितंत्र बोलते हैं। तो इसके हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो आपको करेक्ट दिखाई दे रहा है, जिसमें कहा जा रहा है फ्लोरा एंड फौना अलॉन्ग विद देयर एनवायरनमेंट, यानी अपने पर्यावरण सहित वनस्पतियाँ एवं जंतु। वनस्पतियाँ और जंतु क्या हो गए, इनकी स्पीशीज़ हो सकती है, प्रजातियाँ हो सकती है, इनका समुदाय हो सकता है अलग अलग, और ये अपने आसपास पर्यावरण में जितने भी अजैविक घटक या दूसरे जीव जो हैं एक साथ जो अन्योन्याश्रय संबंध स्थापित करते हैं, तो उनसे जो तंत्र बनता है, उनसे जो सिस्टम बनता है, उसको हम बोलते हैं क्या, इकोसिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी। आप सब लोगों को पता है, मुझे उम्मीद है। ठीक है, लास्टली देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन। यहां पूछ रहे हैं द एबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम टू सेल्फ रेगुलेट इटसेल्फ इज, यानी किसी पारितंत्र में स्वनियंत्रित होने की क्षमता कहलाती है। अभी इस टर्म को हमने जस्ट पहले कुछ एक क्वेश्चन था जिसमें हमने पढ़ा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, होम्योस्टैसिस। इस होम्योस्टैसिस को मैंने क्या बताया था कि जब कोई जीव अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को स्टेबल रखता है, भले ही क्या हो, बाहर के एनवायरनमेंट में या बाहर के जो एनवायरनमेंट है उसमें चेंजेस आ रहे हैं, है ना, तो कंडीशंस जो है वो चेंजेस हो रही हो, तो उसको हमने बोला होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस का मतलब स्वनियंत्रण है, हमने आंतरिक पर्यावरण को स्टेबल बना रखा है। तो इसलिए इस प्रश्न का भी सही आंसर क्या होगा, होम्योस्टैसिस होगा, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये जो आज के प्रश्न थे उनको आपको बताया और इसके आंसर को मैंने डिस्कस किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू आप जितने भी लोग यहाँ पर शामिल हुए, और उन सभी के लिए भी जो कि इससे पहले भी हमारे साथ शामिल हुए थे और आगे जो है वो भी इस वीडियो को देखकर शामिल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और हम इस तरीके के वीडियो आपके लिए और भी लेकर आते रहे, तो फटाफट आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है, ताकि इस तरीके के वीडियो अगर हम आगे आपके लिए लेकर आए तो उसके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुँचे। फिर से एक बार धन्यवाद, गुड डे।